बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पेपर जो है एक्चुअल में ये है आईजीसीएससी का पेपर, मई जून 23 का आईजीसीएससी का पेपर है ये। ठीक है ना, एक्सटेंडेड पेपर है ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू कोर। ठीक है, और आपने याद रखना है कि ये 45 मिनट्स में आईजीसीएससी वाले बच्चों को करना होता है। जीसीई वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें 1 घंटा मिलता है पेपर करने के लिए, और आईजीसीएससी वालों को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स। और वो क्यों? क्योंकि पेपर आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कराने का मकसद यही है खाली कि आप लोग जो है थोड़ा सा पहले आसान देख लें, उसके बाद फिर हम मुश्किल वाला भी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है भाई। सो टोटल एमसीक्यूज 40 होंगे, मार्क्स इसमें टोटल 40 होंगे। 40 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है ना, इसके अंदर 4 ऑप्शन हर में होंगे। इतनी जो है क्या नाम है, इन्होंने मुश्किल बात यहाँ बताई हुई कि हर टॉपिक के अंदर 4 एमसीक्यूज हैं, और 4 ऑप्शन, हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, और उनसे कोई एक ही सही होगा। क्या बात है। थैंक यू। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग यहां देखते हो तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 फिजिकल चेंजेस ऑफ इथेनॉल आर लिस्टेड। यहां पर इथेनॉल के 4 डिफरेंट फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है आपके पास जिसमें स्टेट चेंज हो रही है। गिवन है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग, इन विच चेंज डू द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस टू लिक्विड, तो पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है आपके पास लिक्विड टू गैस, यानी कि दूर जा रहे हैं। फ्रीजिंग का मतलब लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि करीब आ रहे हैं। बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड टू गैस, यानी कि दूर जा रहे हैं। तो इसमें और इसमें दूर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए इसका 2 और 4। क्या बोलते हो बच्चों, ऐसा ही होना चाहिए आंसर के नहीं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ऑल राइट, सो एवरी वन ऑफ यू सो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। आगे चलते हैं। सेकंड एमसीक्यू हमसे कह रहा है एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स contains 5 protons, 6 neutrons, 5 electrons. Which statement about element X are correct? ठीक है भाई, इसमें से क्या बात सही है? आइए जरा देख लेते हैं इसके अंदर से क्या बात सही है। भाई इसके अंदर से जो बात सही है वो ये है कि इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो इसका प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जो हुआ वो हो गया 5, और न्यूट्रॉन 6 हैं, तो 5 + 6 विल गिव यू 11। इसका न्यूक्लियर नंबर 11 हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3 होगी डेफिनेटली, तो ये ग्रुप 3 का हो गया और पीरियड 2 का हो गया। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हैं। सो एक्स हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। 5 है। ठीक है, एक्स एंड न्यूक्लियर नंबर ऑफ 11, दैट इज राइट। एक्स इज इन ग्रुप 2, दैट इज रॉन्ग, इट इज ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 3। एक्स इज इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज राइट। सो द 2 and 4 statement are right, so the right answer for this MCQ would be D। क्या बोलते हो बच्चों, राइट और नॉट? सही है, कोई मसला तो नहीं है। आसान सा एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम एमसीक्यू नंबर 3 की। अमोनिया इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओ माय गॉड, कितनी मुश्किल बात बताई है। विच डायग्राम शोज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्डेड होंगे और एक होगा लोन पेयर। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। हाइड्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाइट्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, so this would be wrong. So the right answer for this MCQ, sorry, this would be wrong, and the right answer for the MCQ would be C। ठीक है बच्चों, कोई मसला है तो बताइए, कितना आसान सा स्ट्रक्चर। ठीक है, C would be the right answer। Then which structure does silicon oxide most closely resemble? तो इनमें से कौन सा वाला आपके पास सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड जो होता है, जैसे सिलिकॉन होता है इसके पास 4 ऑक्सीजन अटैच्ड होते हैं, और फिर हर ऑक्सीजन से सिलिकॉन अटैच होता है, कि किससे रिजेंबल करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का होता है तो इससे तो नहीं करेगा। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइंट होता है तो इससे भी नहीं करेगा। सोडियम क्लोराइड में आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट आयोनिक लैटिस होता है तो इससे भी नहीं करेगा। एंड द डायमंड इज द राइट आंसर, क्योंकि डायमंड के अंदर भी एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। सो दे बोथ आर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि एक कार्बन या एक एलिमेंट के जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल। राइट एवरी वन ऑफ यू, बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है बच्चों, ऑल राइट, ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सब्सटेंस पी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। अच्छा जी, सॉलिड में अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इसका मतलब है वो मेटल होना चाहिए, क्योंकि मेटल सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। देन व्हिच पार्टिकल मूव इन सॉलिड पी
सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? Yes, you can apply the rule, an eye for an eye and the E for the E, ऐसी था ना? हाँ, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, यानी कि जिसके अंदर केमिकल चेंज का मतलब होता है कोई नई प्रोडक्ट बन रही हो, ठीक है भाई। फिजिकल चेंज का मतलब वो चीज वही रहा है। तो सॉलिड को अगर मैंने मेल्ट कर दिया तो लिक्विड बन गया, तो दिस इज फिजिकल चेंज, ठीक है भाई। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये हमने पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व किया, तो पोटेशियम और क्लोराइड के आइंस डिसोसिएट हो गए, फिजिकल चेंज। सोडियम नाइट्रेट दोनों एक्वस हैं और यहाँ पर भी दोनों एक्वस हैं, तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। दिस इज द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू हैव अ न्यू कंपाउंड, कैल्शियम सल्फेट यहाँ बन रहा है, एक नई चीज बन रही है, नई प्रोडक्ट बन रही है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। कितना आसान है, कितना आसान, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है विच सैंपल कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, अच्छा जी। तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एवोगाड्रो कांस्टेंट तो इन सब के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हुआ ओवरऑल मॉलिक्यूल्स आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। किस पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, सिंपल इज दिस। तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करके पागलों की तरह इसको जरूरत नहीं है करने की। जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे और उतने ही ज्यादा आपके पास क्या होंगे बच्चों? क्या आएंगे आपके पास? मॉलिक्यूल्स आएंगे। अच्छा देखें, सब में मास भी कांस्टेंट है। अब मोल ज्यादा किस में आएंगे? अच्छा, 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर तीनों में मास कांस्टेंट है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मोल्स किसके होंगे? जिसका एमआर सबसे छोटा होगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो मीथेन का है 16, इसका है 32 और फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 31 इंटू 4 124। तो मेरे ख्याल से इन तीनों में सबसे ज्यादा तो मोल्स इसमें आएंगे। 16 डिवाइड बाय 16 विल गिव यू 1, ठीक है। और 16 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, तो 16 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन का मतलब है 16 डिवाइड बाय 24। अगर मैं डिवाइड बाय 24 करूंगा तो इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे बच्चों? कम मोल्स आएंगे। तो इसका मतलब ये भी आंसर सही नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा मोल्स आपके पास आ रहे हैं ए में, ठीक है बच्चों। तो जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब में ही वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो कांस्टेंट। हाँ, दिस इज ओनली फॉर द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर वो बोलता नंबर ऑफ एटम्स निकालो तो बात सिचुएशन दूसरी होती, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम 5 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 हैं, तो नंबर ऑफ एटम वाली सिचुएशन शायद अलग होती। बट मे बी फिर भी मोल्स जिसके ज्यादा होंगे उसी का आंसर आएगा। शायद ए ही होता फिर भी इसका आंसर। लेकिन फिर भी आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटम के लिए नहीं है ये, जब सेम चीज है तब के लिए है ये। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल डाइल्यूट aqueous sodium hydroxide is found to be found by titration. The apparatus used is shown, ठीक है भाई। Which information is needed to calculate the concentration of dilute aqueous sodium hydroxide in mole per decimeter cube? ठीक है भाई, आपको क्या क्या चाहिए है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए है। तो इसके अंदर जो आपने वॉल्यूम डाला होगा पिपेट के जरिए वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो वॉल्यूम आपने HCl का डाला होगा वो आपको पता होना चाहिए, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है HCl की वो आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ HCl मुझे पता होना चाहिए, और मोलर मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलर मास का क्या ही करेंगे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। मेरे नहीं ख्याल है कि इसकी जरूरत होगी। वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए होगा और इसकी भी जरूरत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से राइट आंसर इसका बी होना चाहिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास बी होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की तो जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, है ना भाई बच्चों। मॉलिक्यूलर मास की क्या ही जरूरत है इसके अंदर? हमें तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मोल्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। तो इसमें MR की क्या ही जरूरत है? इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन एक्सपेरिमेंट 1 aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using graphite electrode. In experiment 2 aqueous copper 2 sulfate electrolyzed using copper electrode.
ठीक है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होगा तो एक तरफ कॉपर और एक तरफ ऑक्सीजन बनेगी, और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा तो एक तरफ कॉपर बनेगा और एक तरफ कॉपर आइंस डिसॉल्व होंगे। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। यहाँ पर पिंक सॉलिड डिपॉजिट ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, यहाँ पर पिंक सॉलिड डिपॉजिट, और यहाँ पर एनोड डिसॉल्व। यहाँ पर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड हो जाएगा, यहाँ ब्लू कलर रिमेन सेम होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। ठीक है। सो विच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब ये हाफ इक्वेशन की बात कर रहा है। So in experiment one, the half equation for the anode would be this. All right, that's right. In experiment one, the half equation for the cathode, this is wrong. Copper is less reactive. In experiment two, the half equation for anode, this is also wrong. Copper deposit hota hai cathode pe, anode pe nahi hota. In experiment two, the half equation for cathode is this. That's wrong. The right answer for this MCQ would be A. Right, बच्चों? कितना आसान है, easy peasy. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which substance is not produced during the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride? तो अगर आप concentrated sodium chloride की बात करते हैं तो it contain water as well and water contain hydrogen as well। तो कैथोड पे गया कौन? बी को मात्रा नहीं, हाइड्रोजन गैस जाएगी भाई, क्या हो गया। और उसके बाद आपके पास एनोड पे कौन बनेगा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो सॉल्ट के अंदर जो मौजूद है वो प्रोडक्ट बनाएगा। और रिमेनिंग कौन बचा? सोडियम और हाइड्रोक्साइड। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास NaOH। दिस वी आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स, बट किसी भी हाल में सोडियम प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इज दैट राइट एवरीवन? बात समझ में आती है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। और ये सवाल मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग। लेकिन पेपर, थ्योरी वाले पेपर में मेरे ख्याल से आ चुका है। अगर थ्योरी वाले पेपर में आ चुका है तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं, बट कोशिश करके जाना क्योंकि ये मजे का सवाल है। एनर्जेटिक से इस तरह के सवाल बन सकते हैं, बिट डिफिकल्ट। मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन, बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन, कैलकुलेट एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वी हैव 4 बॉन्ड्स इन मीथेन। आप बना सकते हो आराम से। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड में ये बॉन्ड, वाटर में ये बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड पे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं, तो ये वाले हैं 4 बॉन्ड। तो इट मस्ट बी 4 × 4 10। एक तो ये हो गया। और ऑक्सीजन वाले हैं 2, तो +2 × 4 96 ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन बी द राइट आंसर। और तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें राइट आंसर। तो यही होना चाहिए भाई, है ना? मेरे ख्याल से दिस वुड बी द राइट आंसर। तो बड़ा ही आसान है भाई, ए आंसर होना चाहिए इसका। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही खुद आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। ऑलराइट एवरीवन, कोई मसला तो नहीं है किसी को? और अगर किसी को मेरे हाथ हिलाने से मसला है तो मैं उसी को हाथ हिला रहा हूँ, देख लो भाई। हाय। ठीक है, काफी दिनों हो गए आपको देखे हुए, कब मिल रही हैं आप? वर्कशॉप में। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। विच चेंज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कम करता है? कैटलिस्ट। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस sulfur dioxide is reacted with oxygen to form sulfur trioxide. Which condition are used in this reaction? इस रिएक्शन में आप क्या कंडीशन यूज करते हैं? पहले तो बात आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है भाई। तो ए और डी तो किसी हाल में आंसर नहीं हो सकते। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि उसके अंदर से कोई 2 बेहतर आंसर कौन से हो सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। क्या बोलते हैं बच्चों? 400 और 450 के दरमियान हमने टेम्परेचर सेलेक्ट किया था और 100 to 200 किलो पास्कल्स प्रेशर हमने फाइंड आउट किया था और लिखा था, याद भी किया था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल? इनमें से कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है? और मुझे जो नजर आ रहा है वो मुझे शायद डी नजर आ रहा है। वैसे ही देख लेते हैं। आयरन नेल रस्टिंग व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्चर, रस्टिंग होने आने के बाद उसका सही होना बड़ा मुश्किल काम है भाई। उसके ऊपर से हमें आयरन हटाना पड़ता है जो कि लॉस्ट हो गया। ठीक है, लाइम स्टोन रिएक्टेड विद एन एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वापस लेके आना बड़ा मुश्किल काम है भाई, नहीं हो सकता। मैग्नीशियम बर्न हो गया तो हो गया, अब खत्म हो गया। व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट या बिल्कुल सही है। इसके अंदर पानी ऐड भी हो सकता है और हीट करके पानी रिमूव भी कर सकते हैं। दिस इज अ फिजिकल चेंज, तो दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसकी एग्जांपल भी हमने की थी।
ठीक है। Then the equation for the reaction of sulfur dioxide with acidified potassium dichromate is shown. What is oxidized? What is oxidizing agent? जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नहीं, ये बोल रहा है कि आपसे कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन को तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है। हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 इन कंपाउंड्स, वी नीड टू कीप रिमेंबर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करके जानी है। यहाँ पर क्रोमियम 3+ है। ठीक है, यहाँ पर कितना है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। Cr2O7 और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -2 है। एक ऑक्सीजन होता है -2, तो 7 ऑक्सीजन हो गए -14, -14 उधर जाके +14, तो ये बचे 12 और 2 के हैं 12, तो एक का हो गया 6। तो यहां पर क्रोमियम है 6 और यहां है 3, तो बच्चों 6 से 3 हो गया कम। कम हो गया तो मतलब रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूस्ड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि आंसर में भी ए और डी। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इसने बराबर वाले को ऑक्सीडाइज कराया होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो कुछ हुआ नहीं। तो ए वुड बी द राइट आंसर। आप देख भी सकते हो यहाँ पर सल्फर का चार्ज +4 है, यहाँ पर कितना है +6, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी ए। ये एक सवाल मुश्किल हो सकता है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, रेडॉक्स के लिए। बाकी रेडॉक्स इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज तो और कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक शेर अर्ज करता हूं मैं आपकी खिदमत में। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन पता है तो काम में आएगा, समझ में आएगा, नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुछ शेर बनाया था, भूल गया। वो, हाँ, मोहब्बत की राहों में मैं ब्लू लिटमस पेपर जैसा होना चाहता हूँ, अपने महबूब की एसिडिक नेचर से मैं रेड होना चाहता हूँ। एक बात तो सिंपल सी ये है। दूसरी, इसके आगे के सुने कि वैसे तो बहुत से एसिडिक लोग हैं मेरे आसपास, वैसे तो बहुत से एसिडिक लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन मैं उसकी डिसोसिएशन अपनी लाइफ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसी चाहता हूं, यानी कि आई वांट हर टू डिसोसिएट इन माय लाइफ कंप्लीटली। तो दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड मींस। यू नीड टू कीप रिमेंबर द थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट कंप्लीटली कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटॉन एक्सेप्टर, नो, प्रोटॉन डोनर होता है भाई, तो प्रोटॉन डोनर वाला राइट आंसर हो सकता है। एंड द वन विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिसोसिएट, इसका आंसर होगा सी। राइट बच्चों? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट, आप कह लें कि जिसकी पीएच सबसे कम होती है, यानी कि सबसे लीस्ट होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है भाई, चलिए। शायर भी सोच रहे होंगे कि कौन से शायर हैं केमिस्ट्री में शायरी कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, हम शायरी भी केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो क्या ही समझ में आएगी। चलो, विच स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट? यू नीड टू कीप रिमेंबर के एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके पास जिसके अंदर डुअल नेचर हो, ये होती है आपके पास मुनाफिक। मुनाफिक ऑक्साइड होती है, बहुत मुनाफिक, यानी एसिड के साथ मिली बेस बन गई, बेस के साथ मिली एसिड बन गई। और डुअल नेचर वाली हमारे सिलेबस में है अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड खाली, सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दे आर मेड बाय कंबाइनिंग एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड, नो, नेवर। They react with water to give a solution of pH 7, no, they are insoluble in water. They react with both acid and base, this is the right answer. And they do not react with acid and base, this is wrong. तो भाई ये सारे पानी के अंदर यानी दोनों ही पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, you need to keep remember this. और ये आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट नहीं है, you need to remember this. और ये दोनों यानी कि HCl NOH दोनों से रिएक्शन करेंगे। ठीक है भाई? So the right answer for this would be C. Then copper 2 carbonate is formed when aqueous sodium carbonate is added to the aqueous copper 2 nitrate. The ionic equation for this reaction is shown. How is the pure copper carbonate obtained from the reaction mixture? So copper carbonate है insoluble, तो जब copper carbonate insoluble है तो भाई इसको filter करो, wash करो, dry करो, that's it. वॉश करो, फिल्टर करो, वॉश करो, ड्राई करो, तो द राइट आंसर वुड दिस वुड बी डी। क्रिस्टलाइजेशन तो सॉल्युबल सॉल्ट्स की जाती है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हम क्रिस्टलाइज क्यों करेंगे? राइट बच्चों और नॉट? फिल्टर करो, वॉश करो, ड्राई करो। आगे चलते हैं। क्यू आर कोड, नहीं, क्यू एंड आर आर एलिमेंट इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यू हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स,
इन द आउटरमोस्ट शेल, आर हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब ये हो गया ग्रुप 7 का, ये हो गया ग्रुप 2 का बच्चों, ये हो गया नॉन मेटल और ये हो गया आपके पास मेटल बच्चों। विच स्टेटमेंट अबाउट क्यू एंड आर इज करेक्ट? क्यू इज मेटल, ये तो नॉन मेटल, ये मेटल है, गलत हो गई। ठीक है ना, क्यू एंड आर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, नो। उसने कहा है कि सेम पीरियड में है, तो सेम पीरियड में है तो सेम इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे इनके पास। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन शेल्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आर इज फाउंड टू द राइट ऑफ क्यू। आर, आर, आर तो शुरू में होगा ना, लेफ्ट पे होगा, राइट पे नहीं होगा, लेफ्ट पे होगा। मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द प्रोटॉन नंबर ऑफ आर, आर कौन है भाई? आर मेटल है, ठीक है। इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जो कि ग्रुप 2 का है उसका प्रोटॉन नंबर कम होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 7 वाले के, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, डी। राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, lead 2 sulfate is insoluble salt, which reaction produce a mixture from which lead 2 sulfate is obtained by filtration? तो दो soluble salt mix करेंगे, insoluble salt form हो जाएगा। अगेन precipitation method, salts का चैप्टर पढ़ के जरूर जाएगा, 3-4 एमसीक्यूज इसमें आते हैं। ठीक है भाई। एड इन सॉलिड सोडियम का lead carbonate, no. Adding solid lead hydroxide, no. Adding metallic lead, no. Adding aqueous lead nitrate and sulfuric acid, they both are aqueous, so when you mix two aqueous salts they would give you the insoluble salt, so D would be the right answer. Right everyone? कोई मसला किसी को? All right. So which statement about alkali metals is correct? They are soft, they have low melting point, they have low density, they have low boiling point, they are shiny, they are lustrous, they are having a good ability to conduct electricity and heat, they are good malleable, they are ductile and blah 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 blah, they can react with water explosively to produce hydrogen gas। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। Lithium is more dense than sodium। अच्छा जी, डाउन द ग्रुप आप जब जाते हैं तो डेंसिटी आपके पास बढ़ती है, कम होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है तो सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए, दैट वुड बी रॉन्ग। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, नो। रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो ये भी बात हो गई गलत। सोडियम हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पोटेशियम, मेल्टिंग पॉइंट इज द वन थिंग व्हिच इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सो दैट इज द राइट आंसर। गुड जॉब बच्चों, आपके आंसर है, यहाँ पढ़ रहा हूँ, गुड जॉब। Which law describe the properties of transition metals? तो transition metals are hard solids। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, दे आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर्ड कंपाउंड्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी की बात कर रहा है और लास्ट वाला कलर्ड कंपाउंड, तो यस, B or D can be the right answer, and high melting point and high density means B would be the right answer. Quite simple, quite simple। इस तरह से आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। Which row identify the properties of zinc? Zinc is again a metal from transition metal group. So zinc is one of the element which is moderate reactive as well. So it can react with acid as well. ठीक है ना, मेटल के अंदर आता है तो रिएक्शन कर सकता है। थर्मल इस कंडक्टिविटी अच्छी है, मेटल है, तो दिस वुड बी रॉन्ग। और रिएक्शन बिल्कुल करेगा क्योंकि मॉडरेट रिएक्टिव है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। कितना आसान, कितना ही आसान। Uses of metals depend on their properties. Which property is necessary for use given? कार बॉडीज के लिए डक्टाइल होना बहुत जरूरी है भाई। कटलरी के लिए कंडक्ट हीट करना जरूरी नहीं है। फूड कंटेनर के लिए रेजिस्टेंट टू जो है कंडक्ट रेजिस्टेंट टू कोरोजन होना, दैट इज समथिंग गुड, ये भी होना चाहिए। ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए हाई डेंसिटी होना गलत बात है। तो दे आर सेइंग कि विच प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर यूज गिवन, इनमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? मेरे हिसाब से राइट आंसर सी होना चाहिए। डक्टाइल डेफिनेटली बॉडी को होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो तबाही हो जाए। तो इसके अंदर फिर डक्टिलिटी को कम करने के लिए हम एलॉयज भी यूज करते हैं, तो इस हिसाब से दैट वुड बी नॉट 100% ट्रू। ठीक है, कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन 100% नहीं, so C would be the right answer। चलिए, which compounds both contribute to acid rain? अच्छा, दोनों ही एसिड रेन कॉज करें। कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है तो इसका काम नहीं है, ठीक है ना। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कर सकती हैं लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का काम नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो भाई 25 का आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? सी होना चाहिए। उसके बाद पी क्यू आर एन एस आर मेटल्स। अच्छा जी, रिएक्टिविटी का सवाल आ गया। पी रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग हाइड्रोजन, यानी कि पी आपके पास मॉडरेट रिएक्टिव है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। आर रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन, आर ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, क्यू रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। आर भी रिएक्शन कर रहा है पानी से, बट
नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है, यहाँ वॉलेंटली लिखा हुआ नहीं है। एस इज फॉर्म बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड बाय कार्बन। एस जो है आपके पास लेस रिएक्टिव है, इसको हीट करके आप जो है उस कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा सकते हैं, तो ये भी यहीं कहीं होगा। अब इन दोनों के अंदर रिएक्टिविटी देखने के लिए उसने हमें कुछ भी गिवन नहीं किया है, सो लेट्स सी उसने आंसर में ही कुछ ऐसा आंसर बताया होगा कि हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ये क्या है, पी रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन। तो पी क्या हो सकता है, पी कॉपर तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, पी जिंक हो सकता है या आयरन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कॉपर रिएक्शन नहीं करता, तो ए तो गलत हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। देन क्यू रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, तो ये सोडियम और पोटेशियम हो सकते हैं। मैग्नीशियम वॉलेंटली रिएक्शन नहीं करता। आर रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन, सो कैल्शियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये दोनों ही बनाते हैं। एस is formed by heating its oxide by carbon. Magnesium is more reactive than carbon, तो ये तो नहीं होगा। Zinc would be the right answer. So D would be the right answer for this MCQ. ठीक है भाई। Question number 27. Which compound is formed when iron is rust? जब iron rust होता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी कि आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद आयरन ऑक्साइड, एंड हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ मौजूद। ठीक है। व्हाट व्हाई इज क्रायोलाइट यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड? क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, अपने अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए और कॉस्ट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इट डिसॉल्व्स एल्युमिनियम ऑक्साइड इन इट। इट प्रोडक्ट्स एनोड, नो। इट चेंजेस बॉक्साइड टू एल्युमिनियम ऑक्साइड, नो। इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं करता, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कम करता है, तो राइट आंसर वुड बी ए। तो कभी कभार वो सवाल इस तरह के करेगा कि आपको तंग करने की कोशिश करेगा, तो कीप रिमेंबर दिस बच्चों के, इस तरह के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। देन अ वैक्स कैंडल इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। द कैंडल इज लिट एंड प्लेस इन द गैस जार along with a strip of cobalt 2 chloride paper. All right. After a short time, the oxygen is used up and the candle flame goes out. Which substance does the cobalt 2 chloride paper identify? अरे यार, इतनी मेहनत हमसे कराई और पूछ क्या रहा है कि कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर किसकी चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है? वाटर के लिए डेफिनेटली। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। द हाइड्रोकार्बन C4H8, C4H8, it is butene. You need to keep remember has two structural isomers, but1 and butene. We know this. Which statement is correct? Butene has the structural formula of this. That is absolutely right. And same journal formula as butane. No, butane की तरह नहीं होता journal formula भाई. Butene as the structural formula this. That's right. And same empirical formula as ethene. That's right. Ethene same family members हैं, ethene, propene, butene, इन सब का empirical formula same होता है. But1 has a structural formula this. That is right. And the same journal formula as butane. No. But1 is a structural formula this and the same empirical formula as ethene. Uh, 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 a but1 has a structural formula. Yes, इसमें ये मिस्टेक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला गलत दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है भाई, सो द राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है भाई, ये इथीन के साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। व्हिच कंपाउंड रैपिडली डीक्लोराइज एक्वस ब्रोमीन? अल्लाह अकबर, इतने आसान सवाल क्यों पूछते हैं ये? दैट वुड बी डी, एल्कीन डेफिनेटली। एंड 32, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन? तो अगर भाई इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो इथीन और ब्रोमीन दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये बनना चाहिए, है ना भाई? अगर हाइड्रोजन से बनाओगे तो ये बनना चाहिए। सो इस हिसाब से राइट आंसर जो हुआ वो हुआ ए। ठीक है भाई, जब आप इथीन के अंदर डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास इधर भी ब्रोमीन लगेगा, इधर भी ब्रोमीन लगेगा। ठीक है। और जब हाइड्रोजन लगाओगे तो डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है भाई। उसके बाद लिखा हुआ इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन एंड द कैटालाइटिक एडिशन ऑफ स्टीम एंड एथीन। ठीक है। व्हिच रिएक्शन डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ बोथ मेथड्स? दोनों के मेथड्स के एडवांटेजेस बताने हैं। इथेनॉल नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। ठीक है, जरूरत है भाई इसको प्यूरिफाई करने की, और द प्रोसेस इज कंटिन्यूस। हाँ, इसमें पहला जो ये है प्यूरिफाई करना, दिस इज नॉट एडवांटेज, इसके लिए हमें एडिशनल पैसे देना पड़ेंगे। इट्स अ बैच प्रोसेस, दिस इज नॉट आप कह लें कि बेनिफिट, एडवांटेज नहीं है। इथीन कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम, ये भी कोई बेनिफिट नहीं है, अगर ये कभी भी खत्म हो सकता है, मतलब ये तो द स्लो प्रोसेस, स्लो इज नॉट एडवांटेज। रिन्यूएबल सोर्स इज डेफिनेटली द एडवांटेज, एंड इथेनॉल प्रोड्यूसेस प्योर is also advantage. So D would be the right answer. Good, every one of you. ठीक है। मिथेनोइक एसिड एंड प्रोपेन वन ऑल रिएक्ट फॉर्म एस्टर। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर? सो भाई मिथेनोइक एसिड है,
तो ये आ गया आपके पास मीथेनोइक एसिड, उसमें से OH हटा दिया, और प्रोपेन 1 ओल के अंदर से अगर मैंने H हटा दिया तो ये बन गया आपके पास प्रोपेन 1 ओल, ये बन गया एस्टर। तो इसका राइट फॉर्मूला क्या हुआ? HCOO, दिस वुड बी द राइट आंसर, ए। ठीक है बच्चों, दिस वुड बी द राइट आंसर, HCOO, CH2CH2CH3, एंड नाम हो गया इसका प्रोपाइल मीथेनोएट। All right, and then would be the PAT. What is the correct formula of PAT? And for PAT, you need to keep remember there would be an ester linkage, right? So this would be wrong. This would be wrong. So this can be right or this can be right. अच्छा जी, PAT is artificial. तो PAT एक artificial है, तो इसमें से right क्या होगा? अब देखो इसके अंदर तो इसमें एस्टर लिंकेज उन्होंने बनाया नहीं, ठीक है ना, तो ये तो गलत है। इसके एक बनाया हुआ एक नहीं बनाया हुआ, तो दिस इज रॉन्ग। तो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी, क्योंकि इसमें भी एस्टर लिंकेज है, इसमें भी एस्टर लिंकेज है, इसमें भी है, दैट इज द राइट आंसर। बट इसमें इन्होंने एक एस्टर लिंकेज खा गए, मतलब इसको सही से बनाया नहीं, ओ खा गए इसमें से, तो बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आ गया 36। तो 36 में कह रहे हैं alkanes undergo substitution reaction with UV light, all right, which equation represent the substitution reaction of ethane? So ethane में होता क्या है? इथेन में एक हाइड्रोजन हटता है, एक क्लोरीन लगता है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर, बी। इसके अंदर उन्होंने क्लोरीन तो लगाया ही नहीं, अल्कीन बना दिया, इसके अंदर दोनों एक साथ लगा दिए, इसके अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह हाइड्रोजन बना दिया, दैट इज रॉन्ग। सो राइट आंसर फॉर दिस वुड बी बी। Methane reacts with chlorine in the substitution reaction. How many different products contain a single carbon atoms can be made during this reaction? How many different products containing a single carbon atom? मतलब एक कार्बन के साथ कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो CH4 के अलावा आपके पास अगर 3 हाइड्रोजन हो तो ये बन सकता है, 2 हाइड्रोजन हो तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये बन सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 4 होने चाहिए इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो 37 का आंसर होना चाहिए सी। एक एक हाइड्रोजन हटाते जाएं और प्रोडक्ट देखते जाएं। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, गुड, वेरी गुड। Rock salt is a mixture of salt and sand. The matter used to separate the sand and salt is listed. Crush the rock, add warm water, stir, pour the mixture through the filter paper, and finally evaporate the water to crystallize salt. Which statement about the method is correct? All right, the filtrate in step 2 is pure water. No, उसके अंदर salt मौजूद होगा। The residue in step 2 is pure crystals of salt. नहीं, वो sand होगी। The solute is salt. That's right. सॉल्यूशन होगा ना फिल्ट्रेट, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्ट होगा, दैट्स राइट। द सॉल्वेंट इज अ मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्वेंट तो पानी है, तो मेरे ख्याल से 38 का आंसर है सी। ठीक है। फिर टू कंपाउंड्स M and N आर डिसॉल्व इन वाटर एंड सेपरेट बाय क्रोमेटोग्राफी। ऑल राइट, व्हाट इज द RF वैल्यू ऑफ M एंड व्हिच कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? पानी लिया है इन्होंने कंपाउंड। अच्छा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू कंपाउंड्स MnR डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व किया है। तो देखो जो ज्यादा ट्रेवल किया होगा दैट वुड बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, है ना भाई, दैट वुड बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो इस वजह से ये ज्यादा ट्रेवल किया होगा। तो भाई ज्यादा सॉल्युबल पानी में कौन है? एन। तो मोर सॉल्युबल इन वाटर आपके पास एन है, और RF वैल्यू ऑफ एम कम होगी। RF वैल्यू ऑफ एम आपके पास हमेशा वैल्यू जो होती है वो मतलब पॉइंट में होती है और 1 से कम होती है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। सो बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। And the last answer, last question is when acid is added to salt X, a gas is produced which turns lime water milky, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और एसिड में डाला है तो फिर सॉलिड X होना चाहिए, मेटल कार्बोनेट डेफिनेटली। And when sodium hydroxide is added to salt X, a gas produced when turns lime litmus paper blue. A gas is produced which turns litmus paper blue when sodium hydroxide is added to a salt X. तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से अ गैस प्रोड्यूस विच टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को कौन कर सकता है? सिर्फ अमोनिया कर सकती है, सिर्फ अमोनिया ये प्रोसेस कर सकता है। तो अमोनिया गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने से कब निकलेगी? जब ये अमोनियम कार्बोनेट हो, तो अमोनियम कार्बोनेट होगा, तो अमोनियम सॉल्ट्स कैन रिएक्ट विद एल्कली एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस, सॉल्ट एंड वाटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अमोनियम और कार्बोनेट होना चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी बी। क्या बोलते हो बच्चों, राइट और नॉट? है ना भाई?
सो दिस इज, आप देखें पेपर जो कि मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ 35 मिनट में या शायद 33 मिनट में सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग इसको कितनी देर में सॉल्व कर सकते हो ये आपने सीखना है, और उसको सिखाने का तरीका और उससे बात करने का तरीका ये है कि अगर अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, कोई सवाल पूछना है आप लोगों ने? किसी ने भी कोई भी सवाल पूछना है? जी अली असलम बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर MCQ 30 दिखा सकते हैं दोबारा? MCQ नंबर 30, ये लीजिए बेटे, देख लीजिए। और किसी का कोई सवाल? सर आया नहीं अभी तक। अच्छा ओके। सर इसका कोई वो है शॉर्टकट के, लाइक हम स्ट्रक्चर्स को किस तरह लिख लें विदाउट मेकिंग देम फुली? यार स्ट्रक्चर तो उसने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लो इसके। अगर ब्यूट 2 इन की बात कर रहा है तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया सेकंड कार्बन पे, दैट्स राइट। ठीक है ना, पहले वाले कार्बन का हम्म। एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो बाकी 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, 2 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो बचा एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसके भी यहाँ ठीक पर है। 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बचा एक हाइड्रोजन, इस तरह से। और अच्छा, और डी वाले में भी इस तरह ही कर सकते हैं? डी वाले के अंदर इस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें CH3 लिखा हुआ है ना, तो इस हम्म। कार्बन का अगर आप देखें तो एक बॉन्ड ये बना हुआ, ठीक है, बाकी 3 हाइड्रोजन, 4 हो गए इसके, सही है ना। लेकिन अगर आप इस वाले ठीक को है। देखें तो इस वाले के अंदर एक कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना होगा, 2। तो इस हिसाब से यहाँ दो हम्म। हाइड्रोजन होने चाहिए थे, उसने एक लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है सर, सही। राइट, थैंक यू सर। ऑल राइट। जी बेटे मरियम। सर वो जो एसिड रेन वाला सवाल था हम्म। उससे रिलेटेड है कि उसके अंदर जो ऑप्शन डी था उसके अंदर लिखा होता सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक अब है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल लें, अगर आपने देखी हो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आप पीते भी होंगे सब, तो कोल्ड ड्रिंक को अगर आप देखें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जब तक ठंडी होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अच्छी सॉल्युबल होती है, और जब तक वो बंद होती है जब तक उसके अंदर बहुत अच्छी सॉल्युबल होती है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्या इतना लो और इतना हाई प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है? नहीं। नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्शियली सॉल्युबल होगी या बहुत कम सॉल्युबल होगी पानी में, जो कि हमारे लिए किसी फायदे की बात नहीं है ना भाई। तो जब कम सॉल्युबल होगी तो क्या ही वो एसिड ड्रेन करेगी। ठीक है, और वैसे भी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, और सल्फोरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड आर मोर, आप कह लें, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोनिक एसिड। ठीक है भाई। और किसी का सही कोई है, सवाल? लेकिन क्या वो कह रही हो? बात कहीं किसी और एमसीक्यू में ये वाली बात लिखी हुई थी जो मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, मतलब डिसॉल्व होती है, बट दे आर पार्शियली सॉल्युबल एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स। सही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा कि सॉल्व नहीं होती है, बट डिजोल्व कम होती है, और उसकी पीएच तकरीबन 4 से अबव होगी, और 4 से अबव होगी तो वो क्या ही इतना एसिडिक होगा। ठीक है बेटा। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन 10 पे आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10। चलिए जी, ये लीजिए। सर इसका आंसर डी क्यों नहीं हो सकता? बी तो बन रहा है ना, प्रोडक्ट बन रही है बेटे कैथोड पे। डी कह रहा हूँ। डी हो सकता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द रिमेनिंग सॉल्यूशन इन द बीकर, दिस इज वन अच्छा ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, ओके ओके, जो आपने सोडियम मतलब इसका सही आंसर होगा, राइट? जी, सोडियम नहीं बन रहा किसी भी सूरत हाल में, कहीं पर भी। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल बच्चों? ऑल क्लियर एवरीवन? ऑल राइट।